बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। करिए, चलिए। मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? ड्राइंग मैंने करा दी थी और लाइब्रेरी भी मैंने करा दी थी। असेस के बारे में मैं बता रहा था बच्चों आपको मैंने पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पे भेज दी है और ग्रुप पे भी डाल दिया है। ठीक है बच्चों, आप वहां से भी देख लेना, आराम से पढ़ लेना। मैं आगे चलता हूं। बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताया सर जी आपने? पहले लेक्चर में बताया था, ये बात दिमाग में रख लेना बच्चों, आपके अकाउंटिंग पूरी जिंदगी काम आनी है। अगर आप अकाउंट्स में जरा से भी वीक रह गए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी मैं बड़े आराम से एक चीज को 100 बार समझा रहा हूं, ये बात नोट कर लो, जहन में बसा लो। सर जी क्या? अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बैकबोन बैकबोन अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी की स्पेलिंग देख लो, ECONOMY, इकोनॉमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अकाउंटिंग। समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आपको क्या समझा रहा था कि असेस के बारे में मैं बता रहा था लास्ट लेक्चर में कि असेस क्या है। मैंने बताया था एसी, क्या मैंने एसी जो लगा रखा है बच्चों के लिए, क्या बेचने के लिए लगा रखा है? क्या मैं इसे बेचूंगा? नहीं। मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आया और मेरे से आके पूछता, मेरी दुकान कपड़े का शोरूम है, मेरे से पूछता सर जी एसी बहुत अच्छा है, तो मैं कहूँगा भाई काम की बात कर, पैंट शर्ट खरीद, क्या बातें कर रहा है, एसी अच्छा है, ठीक है। तो क्या मतलब है? ये रीसेल के लिए नहीं है। पंखा लगा रखा है, ट्यूबलाइट लगा रखी है, मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, मैंने डिजिटल बोर्ड लगवा रखा है, मेरी कुर्सी, मेज, चेयर, ये सब क्या है? सर जी इसका लाभ फ्यूचर में उठाएंगे, जो हमारे को भविष्य में क्या देंगे? लाभ देंगे, जो हमारी अर्निंग को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। वो सब क्या होती है सर जी? वो मेरी असेस्ट होती है। सर जी असेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेस्ट। लिख लो बच्चों, देयर आर जनरली, ऐसे लिखो, आप आगे लिखो, जनरली दे आर 2 टाइप्स ऑफ असेस्ट। जनरली असेस्ट बेटा 2 प्रकार की होती है। असेस्ट सर जी कौन कौन सी होती हैं? आप ऐसे समझ लो डायग्राम से, आप बच्चों डायग्राम समझ लो।
एक होती है नॉन करंट असेस्ट और एक होती है करंट असेस्ट। ठीक है बच्चों, नॉन करंट असेस्ट, नॉन करंट असेस्ट मतलब ऐसी संपत्तियां जिसका यूज भविष्य में किया जाएगा। एक होती है करंट असेस्ट, एक क्या होती है बच्चों, करंट असेस्ट होती है। करंट असेस्ट हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां। ठीक है, मतलब ये क्या होती है पहले ये समझो, नॉन फॉर रीसेल, जो पुनः बेचने के लिए नहीं रखी होती। और ये क्या होती है, जनरली कन्वर्टेड into cash within in 1 year। ये 1 साल से ज्यादा के लिए, विद इन 1 साल के अंदर जो ऐसी संपत्तियां, ऐसी असेस्ट, those assets are converted into cash within 1 year। Those assets are converted into cash within 1 year। ऐसी संपत्तियां जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं 1 साल के अंदर, जनरली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। बता लीजिए, नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है नॉन फॉर रीसेल, जो बेचने के लिए नहीं रखी हुई हैं। नॉन फॉर रीसेल मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो क्या होती हैं, नॉन करंट असेट्स। मतलब ऐसी संपत्तियां जिनको हम अपने बिजनेस में रखे हुए हैं मोर देन 1 ईयर के लिए। यहां लिख दो, 1 ईयर के लिए करंट असेट्स क्या होती हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन 1 ईयर, और जिनको हम अपने बिजनेस में रखते हैं मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए। तो असेट्स आर हेल्ड मोर देन 1 ईयर, ध्यान लिख लो, दोज असेट्स आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए हम रखे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स। बता लीजिए सर जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मेरा एसी है, एयर एसी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये बिजनेस को रन करने के लिए उठा लो, ये वो चीज है जो मुझे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। ये वो चीजें हैं जो मुझे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। बता लीजिए, मेरा पर्पज मतलब मेरा मोटिव, मेरा पर्पज इन्हें रीसेल करने का नहीं होता। लिख लो, नोट लिख लो, मेरा पर्पज या मेरा मोटिव इनको
इनको मतलब इनको रीसेल करने का नहीं होता। उतार लीजिए बच्चों, जैसे एसी है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैपटॉप है, और लिख लो फर्नीचर है। क्या मैं ये बेचूंगा? मैंने टेबल लगा रखी है जहां पर मैं कस्टमर से पैसे लेता हूं सेल करने पर, मेरी लगा रखी है। तो वो सब क्या है, ये मेरा मोटिव इनको रीसेल करने का नहीं होता। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब मैं नॉन करंट एसेट्स को दो भागों में बांट रहा हूं। मैं इसी को बांट रहा हूं, नॉन करंट एसेट्स को दो भागों में। देखिए, इसी को बांट रहा हूं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको 12वीं में समझ में आएंगे, ये सब 12th में जाकर समझ में आएंगे ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिलहाल अभी आप लिख लो, जब मैं असेस के बारे में बात बता रहा हूं तो उसको जानना भी जरूरी है। एग्जाम में आ जाता है कि दो फिक्स असेट्स के कोई उदाहरण दो, एग्जाम में बताओ। फिक्स असेट्स के कोई दो एग्जाम में बताओ। तो लैंड क्या है, फिक्स असेट्स है। बिल्डिंग क्या है, फिक्स असेट्स है। इसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो ये क्या है सर, ये फिक्स असेट्स है। अगर एग्जाम में आ जाए कि करंट असेट्स के कोई दो एग्जाम्पल बताइए, इजी बताओ करंट असेट्स के, क्या के पूछा है एग्जाम्पल करंट असेट्स के। तो यहां में लिख लो इजी स्टॉक, डेटर्स, हालांकि मैंने सब लिख रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये सब करंट असेट्स है मेरे। समझ में आ रही है? फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा सर, एग्जाम में पूछ लेता है कि बच्चों फिक्स असेट्स के कोई दो एग्जाम बताइए। तो लिख लो, इजी लिख लो, इसके लिखो लैंड, बिल्डिंग, BYLDING बिल्डिंग, फर्नीचर, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्तियां, प्लांट एंड मशीनरी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। इक्विपमेंट, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, मैंने इसको भी दो भागों में बांट दिया। सर जी मैं फिक्स एसेट्स को भी दो भागों में बांट देता हूं, इसको भी दो भागों में बांट दिया। फिक्स एसेट्स को मैंने दो भागों में बांट दिया। आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं आपको, लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। फिक्स एसेट्स को मैंने दो भागों में बांट दिया। नंबर एक टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबिलिटी, टेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स एग्जाम में पूछ लेता है कि टेंजिबल के और इंटेंजिबल के कोई दो एग्जाम में बताइए। तो पहले टेंजिबल के लिखिए,
पहले टेंजिबल के लिखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखिए टेंजिबल का, लिखो टेंजिबल में क्या क्या आएगा, मशीनरी आएगी, कंप्यूटर, फर्नीचर जिसको हम छू सकते हैं। टेंजिबल का मतलब है ऐसी एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है इंटेंजिबल। और टेंजिबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड है, जैसे लैंड देख सकते हैं, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है, ये सभी इनको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम, लिखो हिंदी में लिख लो, जिनको हम छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, छू सकते हैं मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। उतार लो बच्चों। और ये क्या होते हैं सर जी, इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं, लिख लो, गुडविल, सर ये क्या होते हैं, गुडविल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है गुडविल का। क्या लिख दिया मैंने, ये टच का यही बोर्ड का दिक्कत है, इसमें टच बोर्ड में यही दिक्कत है। गुडविल, ब्रांड, ठीक है, कॉपीराइट, कॉपीराइट, पेटेंट, पेटेंट्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं आपको, आप ध्यान से देखोगे, देखिए असेस में मैंने लिखा रखा है, देखो बच्चों ये सब लिखा रखा है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, सब लिखा रखा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बातें मैंने लिखा रखी हैं कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, डिटेल में स्टडी करा रखी है मैंने आपको, जो मैंने ये शॉर्टकट में समझा दिया मैंने। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, ये सब लिखा रखा है मैंने। जनरली टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। देखिए नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जिनको लंबे समय के लिए हम अपने पास रखे हुए हैं। लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल से लॉन्ग टर्म मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ऐसी एसेट जिसको हम, मैंने बताया था मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए रखे हुए हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए रखे हुए हैं, उसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। These assets are used for the normal operation of the business and helpful in increasing the profit earning capacity of the business. Underline कर लो, helpful in increasing the profit earning capacity of the business. These assets are kept only for business purpose and not for resale purpose. मतलब इसको बिजनेस के पर्पज के लिए रखे हुए हैं, ना कि इनको बेचने के लिए। और जो करंट एसेट्स होती है, मैंने बताया था आपको, जो करंट एसेट्स होती है, देखो जो करंट एसेट्स होती है बच्चों, जैसे मैं बताया था आपको, स्टॉक डेटर्स, जिनको मैं बेच देता हूं, लिख लो, जिनको मैं बेच देता हूं,
उसे बोलते हैं हम करंट एसेट्स, जिनको मैं बेच देता हूं या रीसेल कर देता हूं, या रीसेल एक ही बात है, रीसेल का मतलब बेचना, या मैं रीसेल कर देता हूं या मैं रीसेल कर देता हूं, ठीक है बच्चों, ये सब बातें मैंने बताई आपको। चलिए उतार लो गुडविल, ब्रांड, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के, उसको क्या आप दे सकते हो? क्या आप टैली का सॉफ्टवेयर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने डिटेल स्टडी मैंने यहां पे करा दी बच्चों, देखो ये आप पढ़ लेना। चलिए अब मैं आगे चलता हूं बच्चों। अब आप लिखिए क्रेडिटर्स, हेडिंग डालिए क्रेडिटर्स। नंबर आप लिख लेना, मुझे नंबर याद नहीं है, कौन सा नंबर है ये, 5वां है, कौन सा है वो देख लेना आप, मुझे शायद 5वां याद आ रहा है। इसे हिंदी में बोलते हैं लेनदार। पहले बात को समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं सर जी क्रेडिटर्स? क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। क्रेडिटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, अर्थात हमें पैसा देना है, ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है बच्चों। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सर जी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। मैंने रामलाल से 50 लाख रुपए का माल उधार खरीद लिया, तो मुझे पैसा देना है ना रामलाल को। तो मेरे बिजनेस के लिए रामलाल कौन है? क्रेडिटर्स। मेरे बिजनेस के लिए रामलाल कौन है? क्रेडिटर्स। लेकिन उतार लो, पहले उतारिए सर जी, लिखा दो। हाँ जी बेटा लिख लो। क्रेडिटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है, इज ए पर्सन। क्रेडिटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है टू whom business owed OWED, ओव्ड का मतलब होता है उधार लेना। ओव्ड द मनी आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर समटाइम। समझ में आ गया बच्चों? कहता है क्रेडिटर इज ए पर्सन, क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है टू whom बिजनेस ओव द मनी आफ्टर सम टाइम, मतलब बिजनेस को पैसा देना है कुछ समय के बाद। क्रेडिटर्स को सर जी एग्जाम्पल देकर समझाओ सर जी। हाँ जी लिख लो सर जी। ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, उतार लीजिए। ये मेरा बिजनेस है बच्चों, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और ये मेरे रामलाल जी हैं, ये रामलाल जी हैं। मैंने इनसे माल खरीदा है उधार रामलाल से। ये कौन है बच्चों? रामलाल है। रामलाल ये माल दे रहा है, उधार माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं रामलाल से। तो रामलाल क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा।
गुड्स परचेज, लिख लो गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल। ये गुड्स है मेरे, ये माल खरीद रहा हूं मैं, मेरी दुकान में माल जा रहा है, ये माल है बच्चों, ये गुड्स है रामलाल को। अब ये पैसा मैं रामलाल को अगर मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 3 मंथ, ये मैं पेमेंट करूंगा, उतार लीजिए आप, रुपीज 1 लाख आफ्टर 3 मंथ, रुपीज 1 लाख आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो रामलाल क्या कहलाएगा? ये लाइबिलिटीज है। ये क्या है बिजनेस की? सर जी ये लाइबिलिटीज है। क्या है बच्चों? ये लाइबिलिटीज है। उतार लीजिए आप, यहां तक उतारो बच्चों। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, जरा कहानी को सुनो पूरा। मैंने मतलब मेरा बिजनेस है, मेरी कपड़े की दुकान है, क्लॉथ की, और मैंने रामलाल से माल खरीदा उधार, गुड्स परचेज। कैसे खरीदा? ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। रामलाल से खरीदा। कैसे खरीदा? क्रेडिट में खरीदा। तो रामलाल क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। मैं रामलाल को, मेरा बिजनेस रामलाल को क्या बोलेगा? क्रेडिटर्स। मुझे पैसा देना है, मतलब ये लायबिलिटी है हमारी, मेरा बर्डन है, बोझ है, चिंता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इसको सबको बोलते हैं। रामलाल को मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी बोलता हूं उसे। ये मेरी क्या है? ये करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मेरे क्या होते हैं? सर जी करंट लायबिलिटी होते हैं क्योंकि मैं पेमेंट करूंगा 3 महीने बाद। 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा, ये माल है, गुड्स है, 3 महीने का माल खरीदा। जीन्स मैंने मंगाई है, ये सब जीन्स हैं ये। और कहता रामलाल इज नोन एज ए क्रेडिटर्स। मैं अकाउंट की लैंग्वेज में रामलाल को क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स बोलूंगा। क्रेडिटर्स इज ऑलवेज करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होती है? ये हमेशा सर जी करंट लायबिलिटी होती है। मतलब क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिससे आपने क्रेडिट पर माल खरीदा है, जिससे आपने उधार पर माल खरीदा है, परंतु उन्हें भुगतान नहीं किया गया, उन्हें फर्म ने अभी भी कुछ रुपया देना है। फर्म मतलब बिजनेस एंटिटी, कंपनी, फार्म, दुकान, शॉप, एक ही बात है बेटा। उन्हें फर्म ने अभी भी कुछ रुपया देना है। मतलब कहने का मतलब यह है, रामलाल से 1 लाख रुपए का माल उधार खरीदा गया। ऐसी दशा में जब तक उससे पूरा रुपया नहीं चुका दिया जाएगा वह फर्म का क्रेडिटर्स कहलाएगा। जब तक आप रामलाल का पूरा भुगतान नहीं कर देंगे आप तब तक क्या कहलाओगे? सर जी क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने 3 महीने के बाद आपने 50,000 में से 1 लाख रुपये देना था। आपने कितने माल खरीदा? 1 लाख का। आपने 50,000 रुपये एक बार दे दिए, तो अभी भी लायबिलिटी कितनी बनी हुई है? 50 की। फिर आपने 25,000 दे दिए, पेमेंट कर दिया, तो अभी भी चिंता कितनी बनी हुई है? 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये अभी भी देने हैं। और ये लायबिलिटी जब तक बनी रहेगी हमारी फर्म की, हमारी दुकान की, जब तक आप उसका पूरा पेमेंट नहीं कर देते। और तीसरी बार में आपने क्या कर दिया? 25,000 रुपये का पूरा पेमेंट कर दिया, पूरा 1 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया, तो मेरी चिंता क्या हो गई? सर जी खत्म हो गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी क्रेडिट परचेज क्या होता है? उधार माल खरीदा आपने, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने रामलाल से उधार माल खरीदा। तो लिख लो कि क्रेडिट परचेज क्या होता है। लिख लो बच्चों, क्रेडिट परचेज क्या होता है। लिखिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स मतलब माल, जब हम गुड्स मतलब माल, जब हम गुड्स परचेज करते हैं
लिखिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं और हम उस गुड्स के पैसे और हम उस गुड्स के पैसे हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड, हाथ के पैसे हाथ के हाथ, हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड, हाथ के हाथ नहीं देते हैं, हाथ के हाथ नहीं देते हैं, या बाद में पे करते हैं, या बाद में पे करते हैं, या बाद में पे करते हैं। पे मतलब भुगतान, पेमेंट लिख दो, पेमेंट करते हैं। तो ऐसी परचेज को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज। तो ऐसी परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोला करते हैं। तो ऐसी परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोला करते हैं। आप लिख लो, ऐसी परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोला करते हैं। समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी सर, ये अंग्रेजी में दिखा दो। हाँ जी लिख लो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं और हम उस गुड्स के पैसे हाथ के हाथ नहीं देते या बाद में पेमेंट करते हैं, तो ऐसी परचेज को बेटा हम क्रेडिट परचेज बोला करते हैं। मतलब दिस परचेज इज नोन एज क्रेडिट परचेज। परचेज दो प्रकार की होती है। परचेज कितने प्रकार की होती है? दो। या तो हम उधार माल खरीद सकते हैं या हम नगद माल खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट परचेज और या कैश परचेज। तो बेटा परचेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। भाई आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि ले 10 किलो आटा ले आ दुकान से, और तेरी मम्मी तेरे को पैसा दे दे। अगर तेरी मम्मी तेरे को हाथ के हाथ पैसा दे दे तो उसे क्या बोलेगा? कैश परचेज। अगर तेरी मम्मी हाथ के हाथ पैसा ना दे, जा उधार लिया पड़ोस की दुकान से, तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? क्रेडिट परचेज, क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया। तो उसे क्या बोलूंगा बच्चों? क्रेडिट परचेज, जिसका आप पेमेंट हाथ के हाथ नहीं करते हो, कुछ महीने बाद करते हो। ठीक है? और जिससे आप, जिस व्यक्ति से आप परचेज करते हो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलूंगा क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति से पड़ोस के दुकानदार को, रामलाल नाम है उसका, तो रामलाल को मैं क्या बोलूंगा? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिसको पैसा देना है। ये हमारे बिजनेस की बेटा क्या होती है? चिंता होती है, लायबिलिटी होती है, करेंट लायबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों? सर जी अगला लिखिए, कहां तक हो गया? 5 हो गए। अब लिखिए छठा, डेटर्स। 6 लिखिए, डेटर्स, देनदार। डिजिटल बोर्ड में बस यही प्रॉब्लम है, लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ जाता है, यही दिक्कत आ रही है। देनदार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स, डेबिटर्स नहीं बोलते, डेटर्स, डेटर्स। चलिए सर ये क्या होता है?
सर जी ये क्या होता है, मैं इसका जरा डायग्राम बना देता हूं। मैं इसका आपको डायग्राम में समझा दूंगा बच्चों, जब जरा समझ में आएगा। गुड्स सोल्ड टू राजन सर जी। बच्चों ये मेरा क्या कहलाएगा, ये सर जी मेरा बिजनेस कहलाएगा। ये मेरी दुकान है, ये शोरूम है। मैंने राजन सर जी को उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राजन सर जी। ये माल बेच दिया मैंने दुकान से, ये सीधा माल, ये माल जा रहा है मेरी दुकान से। क्या है ये माल जा रहा है। और राजन सर जी को मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा, डेटर्स। डेटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिनको मैं उधार माल बेचता हूं। मैं मतलब बिजनेसमैन, ये दुकान मेरी है। मैंने बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताया था, बिजनेस अलग है और मैं अलग हूं। मतलब एक तरह की दुकान तो मेरी है ना, तो माल मैं बेच रहा हूं, तो मेरा बिजनेस इसको राजन सर जी को क्या बोलेगा, डेटर्स। क्या बोलेगा, डेटर्स, देनदार बोलेगा। इसका क्या बोलते हैं हिंदी में, देनदार। अब ही विल पे आफ्टर 5 मंथ 20,000 रुपये। राजन 20,000 रुपये कब पे करेगा, 5 महीने बाद। तो 5 महीने तक मेरा बिजनेस राजन सर जी को क्या बोलेगा, डेटर्स। राजन सर यू आर ए डेटर्स। आगे मैंने लिखा बच्चों, डेटर्स इज ऑलवेज करंट असेट्स। चालू संपत्तियां होती हैं डेटर्स। डेटर्स मेरी क्या कराती हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाएगा कि डेटर्स की करंट असेट्स के कोई 2 एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या दे दोगे, डेटर्स। स्टॉक, जो माल दुकान में पड़ा हुआ है स्टॉक, वो मेरी क्या होती है, करंट असेट्स होती है। कहता है राजन सर इज नोन एज डेटर्स। तो मैं राजन सर जी को क्या बोलूंगा, डेटर्स बोलूंगा। डेटर्स इज ए पर्सन। एग्जाम में थोड़ी आ जाए कि डेटर्स, व्हाट इज ए डेटर्स, शॉर्ट टर्म्स आ जाए, राइट ए शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट नोट्स, काय के बारे में, डेटर्स क्या होता है। तो लिखा है डेटर्स इज ए पर्सन। डेटर्स एक वह व्यक्ति होता है हु ओव्स द मनी, हु ओव्स द मनी, हमें पैसा लेना है। आफ्टर समटाइम्स टुवर्ड्स द बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस को पैसा लेना है। आफ्टर समटाइम्स, उसे क्या बोलता हूं सर जी, मैं उसे डेटर्स बोलूंगा। उसे मैं क्या बोलूंगा, डेटर्स। डेटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिनको मैं उधार माल बेचता हूं, अर्थात मुझे पैसा लेना है। बिजनेस को जिससे पैसे मिलेंगे ऐसे पर्सन को हम डेटर्स बोलते हैं। बिजनेस को जिससे पैसे मिलेंगे ऐसे पर्सन को मैं क्या बोलूंगा, डेटर्स। तो राजन से पैसे मिलेंगे ना बिजनेस को, राजन सर से पैसे मिलेंगे ना। देखो राजन एरो का जा रहा है, मिलेंगे 5 महीने बाद मिलेंगे, मेरे बिजनेस को मिलेंगे, तो राजन सर जी मेरे क्या कहलाएंगे, डेटर्स। मैंने आगे कुछ और लिखा है बच्चों, इन 5 महीने तक हम राजन सर जी को डेटर्स कहकर बुलाएंगे। इन 5 महीने तक राजन सर जी को क्या बोलूंगा, डेटर्स। ऐसे ही होता है क्रेडिट सेल्स, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स। जैसे होता है क्रेडिट परचेज होता है, ऐसी क्रेडिट सेल्स भी होता है। सर जी क्या होता है क्रेडिट सेल्स, लिख लीजिए, लिख लो बच्चों। मतलब सिमिलरली जब हम गुड्स को सेल करते हैं, जिसके पैसे हमको हैंड टू हैंड नहीं मिलते हैं, हमें उनके पैसे 4 महीने बाद मिलते हैं, देन दिस इज सेल नोन एज ए क्रेडिट सेल्स। मतलब मैंने राजन सर जी को माल बेचा, उधार माल बेचा, और राजन सर जी मुझे पैसे कब देंगे, 5 महीने बाद। तो ये क्या कहलाएगी सर जी, ये क्रेडिट सेल कहलाएगी। मतलब जिसके पैसे आपको हाथ के हाथ नहीं मिल रहे हैं, जिसके पैसे आपको हाथ के हाथ मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, कैश सेल्स। और जिसके पैसे हाथ के हाथ नहीं, तो सेल्स की सेल्स सर जी 2 प्रकार की हो गई। एक हो गई कैश सेल्स और एक हो गई क्रेडिट सेल्स।
क्रेडिट सेल्स। जिसके पैसे आपको हाथ के हाथ मिल जाए वो क्या कहलाएगी? कैश सेल। और जिसके पैसे आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बोले तो उसे क्या बोलूंगा? क्रेडिट सेल्स। समझ में आ गया? पता है, ऐसी सेल जिसके पैसे आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलते उसी को बोलते हैं सर जी क्रेडिट सेल्स। समझ में आ गया? उतार लीजिए बच्चों, आप एक एक बात उतार लो। मैं हट जाता हूं, उतार लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, अगला पॉइंट डालिए बच्चों, रिसीप्ट बोलते हैं, रिसीट। हाँ जी, अकाउंटिंग टर्म्स है बेटा, ये ऐसे बोलेंगे जैसे डेटर्स को डेब्टर्स नहीं बोलते, डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो लिखिए, पहले मैं बेटा थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा हार्ड है। पहले हिंदी लिखोगे, जब दिमाग में बैठेगा एंड में जाकर पता लगेगा 20 मिनट के बाद कि रिसीट का मतलब क्या होता है। अभी आप नोट करते जाओ बस। तो लिखिए, रिसीट का मतलब होता है बेटा, रिसीट्स का मतलब होता है आपको जो पैसा मिला, मतलब मुझे किसी से पैसा मिला, मैंने माल बेचा, पैसा आया, दिस इज द रिसीट। मैंने एसी खराब हो गया, मैंने बेच दिया, दिस इज द रिसीट। सर जी रिसीट भी 2 प्रकार की होती हैं। रिसीट बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसीट और एक होती है रेवेन्यू रिसीट। मैं पहले डायग्राम में समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लिखो बच्चों, अमाउंट रिसीव्ड, या तो पैसा प्राप्त हो गया, अमाउंट रिसीव्ड RECI, या रिसीवेबल प्राप्त होगा। या तो प्राप्त हो गया या प्राप्त होगा। लिख लो, या तो आपको पैसे, या तो आपको पैसे मिल गए, या तो आपको पैसे मिल गए या आगे जाके मिल जाएंगे, या आगे जाके मिल जाएंगे। बहुत बारीकी पॉइंट है, बहुत बारीकी पॉइंट है। रिसीवेबल का मतलब है आगे जाके मिल जाएंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। और रिसीट का मतलब हाथ का कैश आ गया गले में। समझ में नहीं आया? सब थोड़ा डायग्राम से समझा दो। हाँ मुझे बता बच्चा। अरे बेटा मुझे सब पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कोई नहीं, हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है आपको जब तक समझाना जब तक आपको समझना है। बच्चों आपका फर्नीचर का शोरूम है, ये क्या है? ये शोरूम है आपका, ये बिजनेस है आपका। ये क्या है? ये बिजनेस। और क्या बेचते हो? सर जी फर्नीचर बेचते हैं। क्या देखते हैं? फर्नीचर, बेड, सोफा सेट, कुर्सी, चेयर, अलमारी, ये है शोरूम। दुकान का नाम है भारत फर्नीचर हाउस। भारत फर्नीचर हाउस। ये कहां पर है? सर जी ये झील पर है। भाई बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं,
आप ये मत सोचना कि जो मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूं वो ओनली CBSE की है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का बच्चा पढ़ सकता है मेरे से अकाउंट्स। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे बच्चा इंग्लैंड में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो दुबई में बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा हो, सबके अकाउंट के कंसेप्ट बेटा एक ही हैं। ये मत सोचना कोई बच्चा यूपी का है, कल मेरे पास फोन आया फरीदाबाद से, सर जी हमारे वहाँ हरियाणा में चल जाएगा ऐसे ऐसे अकाउंट आपको जो पढ़ा रहे हो। अरे अकाउंट के कॉन्सेप्ट चेंज रहेंगे, डेटा और क्रेडिट चेंज रहेंगे, सब कुछ वही है बेटा। तो इसलिए कहीं का भी बच्चा हो, पूरे वर्ल्ड का, वो सब कुछ, सबका कॉन्सेप्ट सबका सेम है। ठीक है बच्चों, दुकान का नाम है भारत फर्नीचर हाउस। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा शोरूम है। ये मेरा क्या है बच्चों? शोरूम। अब एक बात बताओ, अब इनके पास दुकान को चलाने के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? इनके लिए असेस्ड है। इनके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, AC लगवा रखा है, कंप्यूटर रखा है, ये सब क्या है? असेस्ड है। लिखो पहले आप लिखिए असेस क्या होती है, पहले ये नोट कर लो। इनके लिए असेस क्या है? इस दुकान के लिए, भारत फर्नीचर हाउस के लिए असेस क्या है? सर जी लैंड एंड बिल्डिंग। इनके पास बिल्डिंग है जो दुकान को चलाने के लिए अति आवश्यक है, जिसका लाभ आने वाले भविष्य में उठाएंगे, वो सब क्या है? असेस्ड है। सर जी इनके पास AC है, सर इसके पास प्लांट एंड मशीनरी है। सर जी इसका मतलब है जो पुनः बेचने के लिए नहीं है। मतलब असेस क्या होती है? जो पुनः बेचने के लिए, नॉट फॉर रीसेल। मतलब एयर कंडीशन, नॉट फॉर रीसेल, जो पुनः बेचने के लिए नहीं रखी हुई हैं। जो पुनः बेचने के लिए, जो पुनः बेचने की रखी हुई हैं, गुड्स रीसेल, गुड्स रीसेल। अब इनके लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर, क्या? टेबल, सोफा सेट, बेड, अलमारी, वो सब क्या है? गुड्स रीसेल। वो क्या है? बेड, सोफा सेट, अलमारी, अलमारीज, अलमीराज बोलते हैं इसे, और क्या बोलती है? चेयर्स, टेबल। मतलब सर जी वस्तु क्या होती है? वस्तु वह होती है जो पुनः बेचने के लिए रखी जाती है। तो ये सब क्या है? अलमारी। काय का काम है आपका? फर्नीचर का। तो अलमारी, सोफा सेट, फर्नीचर, ये क्या है? आपके पापा का बिजनेस है जनरल स्टोर का, वहां पर आटा, दाल, चीनी, ये सब क्या कहलाएंगे? सर जी गुड्स कहलाएंगे, जो पुनः बेचने के लिए रखे हुए हैं, जो पुनः बेचने के लिए रखे हुए हैं। और जो पुनः बेचने के लिए नहीं रखे हुए हैं, जिसका यूज आने वाले भविष्य में करेंगे, जिसका लाभ उठाएंगे हम, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, AC, ये सब क्या है? नॉट फॉर रीसेल। मतलब जिनका पर्पज रीसेल करने का नहीं होता, रीसेल करने का नहीं होता, जिनका पर्पज रीसेल करने का नहीं होता, वो क्या कहलाता है? नॉट फॉर रीसेल। ये क्या कहलाती है सर? ये असेस कहलाती हैं। ये बीज की क्या कहलाती हैं? असेस कहलाती हैं। तो इनके लिए जो गुड्स हैं वो फर्नीचर हैं, मतलब जिनको वे सेल करते हैं,
तो इनके लिए जो गुड्स हैं वो क्या है? वो फर्नीचर है, टेबल है, बेड है, सोफा सेट है। समझ में आ रही है? तो ये है, बेड है, अलमीरास है, चेयर्स है, टेबल है, कुर्सियां हैं, मेज हैं, घूमने वाली चेयर्स हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं उसको कुर्सियां। अच्छा एक बात बताओ, लाला जी यहां पर दुकान पे बैठे हुए हैं, लाला जी बैठे हुए हैं और दुकान में वो लगी हुई है कुर्सी, मेज, टेबल, जिसे बोलते हैं काउंटर। तो वो क्या कहलाएगी लाला जी की? क्या वो बेचने लगा रखी है? नहीं, नॉट फॉर रीसेल। तो वो क्या लाला जी की? असेस्ट है। बहुत ध्यान से, जो लाला जी जिस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर और जो काउंटर है लाला जी का गल्ला इज द असेस्ट। लाला जी की टेबल इज द असेस्ट। लाला जी ने एक लड़की बैठा रखी सुंदर सी, किसो के साथ? लाला जी ने सुंदर सी मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की बैठा रखी है। अब आपका नजर कहां जा रही है? मोस्ट ब्यूटीफुल पर, और मेरा दिमाग कहां जा रहा है? लड़की कहां बैठी है? टेबल पर। तो बिजनेस के लिए क्या है वो टेबल? असेस्ट है। वो बेचने के लिए नहीं रख रखी है। कोई ग्राहक आया कि भाई साहब एक टेबल क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? ध्यान अपना कहीं और लगा, टेबल में ध्यान लगा, क्योंकि वो मेरी क्या असेस्ट है, जो बेचने के लिए नहीं रखी हुई है। जो बेचने के लिए, जिसका पर्पज रीसेल करने का नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम। जैसे सपोज, देखो बच्चों, सपोज देखो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है अकाउंट का इस पे। आज बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहा हूं, पूरा अकाउंट का कंसेप्ट टिका हुआ है। बहुत ध्यान से समझना और 15 मिनट के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। सपोज देखिए, सपोज इनका बिजनेस होता है, काय का होता है? सही, काय का बिजनेस होता है? काय का बिजनेस होता है? जैसे बिल्डिंग का डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डिंग का डीलर, इसे क्या बोलता हूं मैं? प्रॉपर्टी डीलर। बिल्डिंग रीसेल करेगा, क्या रीसेल करेगा? बिल्डिंग रीसेल करेगा। अब आप एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी डीलर बिल्डिंग बेचता है, खरीदता और बेचता है, तो बिल्डिंग उसके लिए क्या है? गुड्स है। बिल्डिंग उसके लिए क्या है? सर जी गुड्स है, क्योंकि जिसका काम करता है। वस्तु क्या होती है? वस्तु मतलब गुड्स। वस्तु वह होती है जिसकी का आप बिजनेस करते हो। एक प्रॉपर्टी डीलर अगर बिल्डिंग बेचता है तो बिल्डिंग क्या है? उसके लिए गुड्स है। समझ में आ रही बच्चों? ऐसे ही मोबाइल का डीलर है, एक मोबाइल डीलर है, एक मोबाइल डीलर है। मोबाइल की जानते हो? हाँ जी, हाँ, मोबाइल बिकते हैं, मोबाइल की शॉप। मोबाइल का डीलर मोबाइल रीसेल करेगा, तो ये क्या है उसके लिए? मोबाइल। सही, गुड्स है। मोबाइल की शॉप है, मोबाइल का शोरूम है, वहां पर मोबाइल बिकते हैं, तो मोबाइल उसके लिए, मोबाइल डीलर के लिए क्या कहलाएंगे? सर जी वो गुड्स कहलाएंगे। ऐसे ही सर जी, ऐसे ही एक कंप्यूटर का डीलर है, क्या बेचता है? सर जी कंप्यूटर बेचता है, कंप्यूटर रीसेल करेगा। तो कंप्यूटर क्या कहलाएगा उसके लिए? कंप्यूटर क्या कहलाएगा? सर जी गुड्स कहलाएगा। तो कंप्यूटर क्या बन जाएगा? कंप्यूटर बन जाएगा गुड्स।
गुड्स मतलब वस्तु। एक कंप्यूटर का डीलर अगर कंप्यूटर बेचता है तो कंप्यूटर क्या बन जाएगा? गुड्स। समझ में आ रही है? सर जी थोड़ा और क्लियर करो। हाँ जी बिल्कुल क्लियर करूंगा, एक एक बात क्लियर करूंगा मेरे बच्चों, टेंशन नहीं लो। चलिए बच्चों देखिए, कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, जरा ध्यान से। मैंने लिखा है गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आपका बिजनेस होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये अभी बताया था आपको, ये पूरी कहानी समझाई। फर्नीचर हाउस बिजनेस शोरूम है ये आपका, और बेड सोफा सेट अलमारी चीज सब क्या है ये सब आपके गुड्स हैं। ये सपोज इनका बिजनेस होता है, जैसे मैंने बताया था बिल्डिंग का डीलर बिल्डिंग रीसेल करेगा, ये सब मैंने आपको बेटा समझा दिए। अब जहां पर देखते हैं, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, वो सब क्या है? वस्तु होते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? गुड्स को क्या बोलते हैं? वस्तु। वस्तु क्या होती है? वस्तु वह होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। वस्तु क्या होती है? जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। जैसे वो चीजें, चीजें मतलब आइटम, या वो आइटम्स जिसका बिजनेस आप करते हो, जिसका बिजनेस आप करते हैं। जैसे मोबाइल का डीलर मोबाइल बेचेगा तो उसके लिए क्या है? मोबाइल गुड्स है। बिल्डिंग का मतलब प्रॉपर्टी डीलर बिल्डिंग बेचता है तो बिल्डिंग क्या है? उसके लिए गुड्स है। तो वही लिखा है मैंने। गुड्स का पर्पज हमेशा रीसेल करने का होता है, और असेस जो होते हैं उनका आप रीसेल नहीं करते हैं। एक बात आओ, मेरी फर्नीचर का शोरूम है, मैंने एसी लगवा रखा है, क्या मैं वो सेल करने के लिए लगवा रखा है? नहीं सर जी, वो ठंडी हवा लेने के लिए लगवा रखा है। मेरे पास बिल्डिंग है जिसमें शोरूम है, क्या वो बिल्डिंग बेचने के लिए लगवा रखी है? नहीं सर, वो क्या है? आपकी असेस्ड। तो वही लिखा है मैंने, असेस जो होते हैं उनका आप रीसेल नहीं करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, सेल ऑफ असेस्ड, बहुत ध्यान से। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, रिसीट दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट, एक होती है रेवेन्यू रिसीट। जैसे आपका फर्नीचर का शोरूम है, क्या का शोरूम है? फर्नीचर का, और आपने एसी खराब हो गया और उसको बेच दिया, तो क्या है ये? सर जी ये कैपिटल रिसीप्ट है। ऐसी प्राप्तियां जो बार बार ना हो, जो कभी कभार हो जाए, नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती है? नॉन रिकरिंग नेचर की। ऐसी बार बार नहीं बिकेगा, तो ऐसी रिसीट को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। तो लिखिए पहले, सेल ऑफ असेस। आपने असेस बेच दी। आपने क्या बेच दी बच्चों? आपने असेस बेच दी। जैसे आपने दुकान है आपकी फर्नीचर की, और आपने एसी बेच दिया, एसी खराब हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, मशीन खराब हो गई, बेच दी आपने, कबाड़ी को ले जा भी ले जा। क्या बार बार बेचोगे? तो ये किस नेचर की है? नॉन रिकरिंग नेचर की है। आपने कंप्यूटर बेच दिया, कंप्यूटर सेल कर दिया, सपोज किया कंप्यूटर बेच दिया। आपका शोरूम का है फर्नीचर का, सेल ऑफ कंप्यूटर, सेल ऑफ असेस्ट या सेल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच दिया। अब इस कंप्यूटर से कबाड़ी ने हमको क्या दिया? पैसा दिया, मनी रिसीव्ड हुई। सर जी कबाड़ी से मनी मिली, और ये मनी क्या कहलाएगी? सर ये क्या कहलाएगी? सर ये आर कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड, आर कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड। क्या कहलाएगी बच्चों ये? सर ये कैपिटल रिसीट कहलाएगी। मतलब मनी रिसीट आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट, मतलब कंप्यूटर को बेचने से जो पैसा आया वो रिसीट क्या कहलाएगी? आपका कंप्यूटर था 50,000 रुपए का, खराब हो गया, बेकार हो गया, बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल से, मैंने उठा के 5,000 में बेच दिया। और जो कबाड़ी से जो पैसा आ रहा है वो उसे अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। मतलब ऐसी प्राप्तियां जो बार बार प्राप्त ना हो, जो कभी कभार मिल जाए अचानक। ये कौन सी नेचर की होती है? नॉन रिकरिंग नेचर। एक होती है रिकरिंग और ये होती है नॉन रिकरिंग। इसका नेचर क्या होता है? सर जी इसका नेचर क्या होता है? नेचर सुन लो, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं।
नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। कोई अगर मास्टर आपसे पूछ ले कि बेटा ये किस नेचर की होती हैं, ये वाली शीट, ये कैपिटल शीट किस नेचर की होती हैं, तो आप बताओगे सर ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, ये बार बार प्राप्त नहीं होंगी। लेकिन सर जी आपने माल बेच दिया, क्या बेच दिया आपने, सर जी गुड्स रीसेल कर दिया आपने, सर जी आपने गुड्स रीसेल कर दिए, गुड्स रीसेल कर दिए, आपने माल बेच दिया, आपने क्या बेच दिया, सेल ऑफ गुड्स। आप ऐसे लिख लो, सेल ऑफ गुड्स। आपने आप क्या काम करते हो, फर्नीचर का, आपने सोफा सेट बेच दिया। तो जो सोफा सेट से जो पैसा आ रहा है, आपने 40,000 रुपए का सोफा सेट बेच दिया, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सोफा सेट, ठीक है। सेल ऑफ सोफा सेट, गुड्स मतलब सोफा सेट, दैट इज सोफा सेट, दैट इज ड्रेसिंग टेबल ही लिखती है, सोफा सेट बेच दिया, ठीक है। अब जो पैसा आया तेरे पास, क्या आया, मनी आई, तो मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्ड। तो इस प्रकार की रिसीट को मैं क्या बोलूंगा, सभी रेवेन्यू रिसीट बोलूंगा। मनी रिसीट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। मतलब सजी इसके एग्जाम में कोई और ये सजी इसका नेचर क्या होता है, सजी इसका नेचर भी लिखा दो, हाँ नेचर भी लिख दो। ये सजी किस नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। ये किस नेचर की होती है, रिकरिंग का मतलब बार बार प्राप्त हो, बार बार, बार बार। रिकरिंग का मतलब बार बार, और नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार प्राप्त ना हो, नॉन का मतलब ये होता है। सर जी इसके एग्जाम्पल लिखा दो, हाँ जी लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो। किसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट के। कैपिटल रिसीट के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ ले कि कैपिटल रिसीट के कोई 2 एग्जाम्पल बताओ। सीए फाउंडेशन में जब बेटा जब पेपर देने जाओगे ना, 12वीं के बाद सीए फाउंडेशन एग्जाम होगा, सर जी ऐसी बातें पूछी जाएंगी, मत दिमाग चक्कर खा जाएगा। 25,000 रुपये लेगा मास्टर लक्ष्मी नगर में, जो वो बातें नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे समझ में आ रही है, तो लिखिए एग्जाम्पल लिख लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्या है, ये सर जी आपने कैपिटल रिसीप्ट है, ये सर जी कैपिटल रिसीप्ट है, ये आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिए। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, आपने पैसा किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, आपने वो लिख दिए, आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ शेयर, आपने शेयर इश्यू कर दिए, इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू कर दिए, शेयर इश्यू करने पैसा आ गया। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू कर दिए, पैसा आ गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सर जी ये कैपिटल शीट के एग्जाम्पल है। उतार लीजिए, लिखो, और सर जी इसके लिखा दो रेवेन्यू रिसीट के, सेल ऑफ गुड्स, माल बेच दिया, माल बेच दिया, उतार लो, माल बेच दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको लाभांश मिल गया, डिविडेंड रिसीव्ड। सर ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये रेवेन्यू रिसीट के एग्जाम्पल है। उतार लीजिए आप, उतार लो बच्चों, उतार लो बच्चों आराम से।
लिखो, एक लेमन लैंग्वेज दिखा दूं जो आपको दिमाग में पूरी जिंदगी याद रहेगी। हाँ सर जी, लेमन लैंग्वेज दिखा दो। लेमन का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, ठीक है। लिखो, देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेसमैन एक लाइन लिख दूं, मतलब मालिक। जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी असेट्स बेचता है, अपनी असेट्स बेचता है और उस असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीप्ट। बेचता है और उसको बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। ये मेरी लेमन लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, तो आप दाएं बाएं इधर मुंह नहीं करोगे। आपने अपने बीच की कोई संपत्ति दे दी और उसके बेचने से जो पैसा आ गया वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लिखो, आगे लिखो। और जब भी कोई बिजनेसमैन, बिल्कुल 22 वर्ष है, कोई बिजनेसमैन माल बेच देता है, क्या बेच देता है? अपने गुड्स बेचता है, अपने गुड्स बेचता है और उसको बेचने से जो पैसा आता है और गुड्स बेचकर जो उसे पैसे मिलते हैं और जो गुड्स बेचकर उसे पैसे मिलते हैं, उसे पैसे मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। उसे और जो गुड्स बेचकर उसे पैसे मिलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाते हैं। मतलब समझ में आ गया? अगर आपने दुकान का माल बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, सोफा सेट बेच दिया और उसको बेचने से पैसा आ गया तो वो क्या कहलाएगा? वो सजी वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगी। वो मतलब सजी कहने का मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीप्ट, नंबर 1 कैपिटल रिसीप्ट और नंबर 2 रेवेन्यू रिसीप्ट। तो बच्चों आज के लिए यही खत्म हो गया। आज
आगे टर्म्स आपको 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। ये बेसिक है, बार बार पढ़ो, शुरू से पढ़ो बार बार, जब ये बेसिक टर्म समझ में आ जाएंगी। अब आपको यही पता नहीं है कि दुकान में जो माल रखा हुआ है, परचूनी की दुकान है, उसमें कोलगेट है, साबुन है, शैम्पू है, तेल है, आटा है, चीनी है, दाल है, उसे अकाउंट्स की टर्म्स में क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अकाउंट की टर्म्स में माल। समझ में आ रही बच्चों? हाँ, तो बेटा आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं और मैं आपको समझा रहा हूं बेटा मैंने माल खरीदा, तो तेरे को पता ही नहीं है कि माल क्या खरीदा, तू माल को कुछ और समझ रहा है, किसी और सेंस में समझ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं बेटा। हिंदी में क्यों दिखा रहा हूं, इंग्लिश में भी दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं। न्यूमेरिकल जब ही समझ में आएंगे बेटा। अब तेरे को पता ही नहीं है बिल्डिंग क्या होती है, असेस क्या होती है, कंप्यूटर क्या है, ये असेस्ड है, लैपटॉप क्या है, असेस्ड है, डिजिटल बोर्ड क्या है, असेस्ड है, पंखा क्या है, असेस्ड है, क्योंकि इसका लाभ हम आने वाले भविष्य में उठाएंगे। एसी लगवा रखा है, असेस्ड है, ग्राहकों को बैठाने के लिए चेयर लगवा रखी है, सोफा सेट लगवा रखा है, ये असेस्ड है, प्रिंटर असेस्ड है, कंप्यूटर असेस्ड है, लैपटॉप असेस्ड है, पंखा असेस्ड है। क्या ये बेचने के लिए लगवा रखे हैं? नहीं सर। तो ये क्या है? ये असेस्ड है। अगर गलती से हमने खराब हो गया, हमारा कंप्यूटर हमने भेज दिया, तो वो क्या कहलाएगा? सर जी कैपिटल शीट कहलाएगी। समझ में आ रही है? नमस्कार, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। बस